स्क्रीन शेयर हो रही है। चलो, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। ठीक है, अभी प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम वाला जो क्वेश्चन है हमने मैथ्स में भी किया था। ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज ऐसी है नहीं। कहाँ गया? ये चलो, ये हमारी ईवीएस पेपर 6 की चेंज कैसे हो गया, क्लास 2। ठीक है, यूनिट 1। क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। क्या सिद्धांत है किसी भी करिकुलम के, क्या सिद्धांत है या होने चाहिए। ठीक है, आगे आप प्लानिंग वर्ड भी लगा सकते हो। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ये होते हैं कि पहली चीज जो हमने पढ़ी थी कि हमारा जो करिकुलम होता है बेटा वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि बच्चे के बारे में उसने सोचना है, हर एक चीज जो है वो बच्चे के बारे में होनी चाहिए, कुछ भी टीचर के बारे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चे की सहूलियत, बच्चे के लिए आसानी, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का एंजॉय प्ले, सब कुछ बच्चे के लिए होना चाहिए। पहली चीज करिकुलम ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया है कि दो चीज़ों को एक साथ जोड़ के पढ़ाना। ठीक है, जैसे हम ईवीएस में एसएसटी और साइंस को एक साथ जोड़ कर पढ़ाते हैं, एकीकृत कर देना जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद को रिलेशन करना। को रिलेशन होता है कि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ को रिलेट करके पढ़ाना। ठीक है, जैसे हम वाटर वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वाटर के टॉपिक को अलग अलग टॉपिक से रिलेट करके पढ़ाना, इसको कोरिलेशन कहते हैं। दो चीजों में समन्वय बिठाना। ठीक है, एक प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए बेटा जो चेंजेबल हो, यानी परिवर्तनशील हो। आप उसको समय के हिसाब से, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे समय के हिसाब से आप उसमें बदलाव ला सको। आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यूजफुल होना चाहिए। एक बच्चे के लिए जितने भी एक्सपीरियंसेस ज़रूरी हैं देना उसको 18 साल की उम्र तक, वो सारे एक्सपीरियंस हमें देने हैं उस करिकुलम की मदद से। ठीक है, करिकुलम जो है इसमें और क्या डाल सकते हो, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कि लर्निंग जो होनी चाहिए बेटा वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए करिकुलम के अंदर। यानी आप क्या बोलते हैं, क्लास टेस्ट, ओरल टेस्ट, ठीक है, यूनिट टेस्ट, फिर आपके मिड टर्म, इस तरीके से आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो कि ताकि बच्चे का जो इवैल्यूएशन है वो रेगुलर होता रहे। ठीक है, इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ कल्चर। करिकुलम ऐसा होना चाहिए बेटा जो संस्कृति को प्रिजर्व करके रखे।
प्रिजर्व करने का मतलब क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन जो है संस्कृति को पास ऑन किया जाए। जो बुरी चीज़ें हैं संस्कृति में उनको हटा दिया जाए, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंच सकें। इसलिए स्कूल के अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जैसे कि कल्चरल इवेंट्स होते हैं, त्योहार व्यवहार मनाने चाहिए, ठीक है, जिससे कि बच्चे एक दूसरे की संस्कृति को सीखते हैं। इसके बाद लिंक्ड विद लाइफ होना चाहिए करिकुलम, बच्चे की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और क्या बता सकते हो, ब्रॉडनेस होनी चाहिए करिकुलम के अंदर, व्यापक होना चाहिए। ये नहीं कि एक छोटा सा हिस्सा कवर कर रखा है, नहीं, पूरा हिस्सा कवर करना है बच्चे के जीवन का, ठीक है। इतने पॉइंट्स आप लिख लेना प्रिंसिपल्स में, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्लास 3 to 5 की जो लेवल होती है, 1 to 5 की, इस पे ईवीएस की क्या इम्पोर्टेंस है ये बताना है हमें। वो भी बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, इम्पोर्टेंस ऑफ ईवीएस एट क्लास 1 to 5, ठीक है। तो 1 to 5 में बेटा दो लेवल होती हैं, एक तो होती है हमारी क्लास 1 और 2, और एक लेवल होती है हमारी क्लास 3, 4 और 5, ठीक है। ये तीन दो लेवल चलती है हमारी 1 to 5 के अंदर। तो हमें इन दोनों के अंदर ईवीएस की इम्पोर्टेंस बतानी है अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इम्पोर्टेंस बताएंगे, सबसे पहले हम किसके अंदर बताएंगे, ईवीएस एट क्लास 1 and 2, ठीक है। 1 and 2 लेवल, लेवल बोला जाएगा इसको। तो इस लेवल पे हमें बताना है कि ईवीएस की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। तो आप खुद सोचो, आप सबने क्लास 1 and 2 में ईवीएस पढ़ी है, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उस लेवल पे वो सब कुछ आपको बता देना है। जैसे कि एक तो ईवीएस हमें ये सिखाता है कि ह्यूमंस और नेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। छोटी छोटी क्लासेस में होता है ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग का चैप्टर होता है, ह्यूमंस के बारे में चैप्टर होता है, ठीक है। इसके बाद ये बच्चों को प्रिपेयर करता है टू लिव विद नेचर, प्रकृति के साथ रहना। हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा अलग अलग पेड़ जो है उनकी पत्तियां लेकर आनी है, स्क्रैप बुक में चिपकानी है आपको, ठीक है। अलग अलग क्या बोलते हैं, प्लांट्स के नाम लिखने हैं आपको। इस तरीके से हम प्रकृति से बच्चे को जोड़ते हैं। उसके बाद टू यूज नेचुरल रिसोर्सेस एफिशिएंटली, हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा जो चीज़ें हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करो, हम उनको अच्छे मैनर्स सिखाते हैं, ठीक है। तो हम उनको बोलते हैं कि बेटा किसी चीज़ को वेस्ट मत करो, हर चीज़ को टाइम से सही तरीके से इस्तेमाल करो, नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना सिखाया जाता है, बच्चे ये सीखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों को एनवायरनमेंट, दोनों टाइप के जो एनवायरनमेंट होते हैं बेटा, सोशल और फिजिकल, इन दोनों टाइप के एनवायरनमेंट का ज्ञान हासिल होता है, नॉलेज हासिल होती है बच्चों को फर्स्ट और सेकंड सेक्शन में ही, ठीक है। इसके बाद कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में बच्चा जानकारी हासिल करता है। क्लास 1 and 2 में हम बच्चों को क्या बोलते हैं, ड्रेसेस के बारे में पढ़ा पढ़ा देते हैं, फूड के बारे में पढ़ा देते हैं, अलग अलग जगह के फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा देते हैं, है ना, रिलीजन के बारे में पढ़ा देते हैं। ये चीज़ें हम पढ़ा देते हैं फर्स्ट सेकेंड में, कि कहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप पढ़ा देते हैं बच्चों को। तो कल्चर और ट्रेडिशन सीखता है वो अलग अलग लोगों के। इसके बाद मॉरल वैल्यूज सीखता है बच्चा,
हम उसको मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं, कुछ हम गुड मैनर्स के नाम पे कि थैंक यू, सॉरी, प्लीज, ये वर्ड यूज करो, मैजिक वर्ड यूज करो, ठीक है। और बच्चों में फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, देश के बारे में हम पढ़ाते हैं अपने, ठीक है, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल, तो ये पेट्रियाटिज्म एक डेवलप करता है बच्चों के अंदर, तो इसमें ब्रदरहुड की फीलिंग आती है बच्चों के अंदर। तो ये क्लास 1 और 2 लेवल पे ईवीएस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें बच्चों में ये सारी चीज़ें जो हैं डेवलप करनी है, ठीक है। अब 3 to 5 लेवल पे क्यों इम्पॉर्टेंट है ईवीएस? तो 3 to 5 लेवल पे EVS at class 3 to 5 level, 3 to 5 लेवल पे क्या होता है कि इट हेल्प्स एवरी लर्नर टू मेक प्रोग्रेस बिल्डिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चों का एक्सपीरियंस बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। और एक्सपीरियंस कहाँ? इन एंड आउट ऑफ स्कूल, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज, बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है बेटा, मानसिक विकास, ठीक है। तो इसके अंदर हम बच्चों का मानसिक विकास यानी दिमागी विकास जो होता है वो करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, अपने मटेरियल को कलेक्ट करना सीखता है, ठीक है। दूसरा, रिलेशनशिप्स बनते हैं बच्चों के और टीचर्स के बीच में, एक शिक्षक और एक बच्चा, ठीक है, आपस में एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बच्चे को टीचर से डर नहीं लगता और टीचर के लिए बच्चे कोई हेडेक नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों का विकास होता है, ठीक है। इसके बाद गुड माइंडेड चिल्ड्रन बनते हैं, इसमें अच्छे दिमाग वाले बच्चे, क्योंकि एसएसटी वाला पोर्शन ज़्यादा आ जाता है, 3 to 5 में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसमें हम कहानियों के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि किस तरीके से कोई, मतलब अलग अलग देश के हिस्सों के बारे में सीखते हैं कि कहाँ पे कौन कैसे रहता है, उस तरीके से हमारे अंदर एम्पैथी सिंपैथी दोनों डेवलप होती हैं, ठीक है। फीलिंग ऑफ एडजस्टमेंट डेवलप होती है बच्चों के अंदर, जब हम ये सीखते हैं कि लद्दाख के बच्चे जो हैं वो एक लकड़ी का ट्रॉली से पुल पार करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो पथरीला रास्ता पार करके स्कूल पहुंचते हैं, केरला के जो बच्चे हैं वो नाव से स्कूल पहुंचते हैं। तो एक फीलिंग ऑफ एडजस्टमेंट पैदा होती है कि हमारे लिए तो बहुत आसानी है, हम तो गाड़ी में बैठे या रोड पे आराम से चल के अपने स्कूल चले जाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है, ठीक है। एक म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बनती है बच्चों के बीच में आपस में, ठीक है। फीलिंग ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस रहती है नेचर के बीच में, ह्यूमन के बीच में। इसके बाद मॉरल और सोशल वैल्यूज सीखता है बच्चा कि मुझे किससे किस तरीके से बात करनी है और मुझे दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। 3 to 5 में बच्चे को कंप्लीट नॉलेज दी जाती है कि उसको कैसे क्लास 6 के लिए तैयार किया जाएगा, ठीक है। इसमें इतिहास भी जोड़ देते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 to 5 लेवल पे ईवीएस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप करनी है, ओके। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन, कि हम जो ये एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं और इनके बीच में रिश्ता क्या है, दोनों के बीच में, एनवायरनमेंट के भी और एजुकेशन के बीच में भी। तो एनवायरनमेंट और एजुकेशन बेटा, इन दोनों का ही काम है, इन्हीं के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे हमें समझ आएगा कि कैसे मुझे मेरी प्रकृति को या मेरे पर्यावरण को सही रखना है, ऑर्गेनाइज्ड रखना है, तो वो तभी तो मैं उसका विकास कर सकूंगी, ठीक है। पहला इम्पोर्टेंस, जो प्राइमरी इम्पोर्टेंस अगर हम कहेंगे इस चीज़ का, कि एक तो क्वालिटी ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस क्वालिटी ऑफ पर्सन,
जब आप पढ़ाई करोगे एनवायरनमेंट के बारे में, तो अपने आसपास के वातावरण और खुद की क्वालिटी को सुधार पाओगे। ठीक है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन का काम क्या होता है? एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा, ठीक है, जो एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट में काम करता है। ठीक है, वो इन एनवायरनमेंट को अंदर और बाहर दोनों तरीकों से सुधारेगा। ठीक है, कोई भी एनिमल ले लो, कोई भी ह्यूमन बीइंग ले लो, सबका अपना एनवायरनमेंट है, राइट? आप अभी बैठे हुए हो अपने घर में, आपके हाथ में फोन होगा या लैपटॉप होगा आपके सामने, वो भी आपका एक एनवायरनमेंट है। कि आपके पेरेंट्स इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि उन्होंने आपको लैपटॉप दिला दिया, या एक के पेरेंट्स इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि उन्होंने उनको फोन दिया। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट कहलाता है। तो एक एनिमल हो या इंसान हो, सबका अपना अपना एनवायरनमेंट होता है। ह्यूमंस का एनवायरनमेंट जो होता है वो ज़्यादा व्यापक होता है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं इनको अलग अलग फील्ड में काम करना होता है। सोशल एनवायरनमेंट होता है इनका, लोगों से घुलना मिलना, फिजिकल जैसे कि एयर वाटर सॉइल हो गया, कल्चरल इनकी संस्कृति का एनवायरनमेंट, ठीक है, इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्थिक वाला एनवायरनमेंट हो जाता है, पॉलिटिकल, अलग अलग एनवायरनमेंट में इंसान जो है वो रहता है। ठीक है, तो एजुकेशन जो है वो इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं सारे एनवायरनमेंट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और जो भी डिज़ायरेबल चेंजेस आने हैं बच्चों के अंदर, हमें जो भी परिवर्तन लाने हैं उसके एनवायरनमेंट को सुधार कर, वो एजुकेशन के ज़रिए से आते हैं बच्चे में। ठीक है, इसके बाद इतना आपने बताना है। फिर इसमें आप बताओगे मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। पेज नंबर 35। रिलेशनशिप वाला मैंने कर दिया 35 पे। अब आ जाओ पेज नंबर 37 पे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, अब मीनिंग एंड डेफिनेशन, यानी कि आपको यहाँ पे क्या देनी है, आपने यहाँ पे देनी है डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन में आप क्या बता दोगे कि पर्यावरण शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके अंदर मनुष्य और उसके एनवायरनमेंट के बीच एक रिलेशनशिप होता है, एक डिपेंडेंस होती है। ठीक है, और उसको समझने का प्रयास किया जाता है। उसको स्पष्ट करने के लिए अलग अलग स्किल्स, अभिवृत्ति और मूल्यों का विकास किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस है, एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके ज़रिए से वैल्यूज़ को समझा जाएगा, नेचर और ह्यूमन के बीच में एक रिलेशनशिप स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपकी बुक में बहुत सारे लोगों की दे रखी हैं। ठीक है, जैसे कि आप कौन सी कर सकते हो, मिश्रा की कर सकते हो। मिश्रा 1993 वाली देखो कि एनवायरमेंटल एजुकेशन appears to be a process that equips human beings with awareness, knowledge, skills, attitude, and commitment टू इम्प्रूव एनवायरनमेंट। बहुत सिंपल सी बात कही है इन्होंने इसके अंदर कि भाई एनवायरमेंटल एजुकेशन वो प्रक्रिया है जिसके अंदर इंसान को जागरूक किया जाता है, उसको ज्ञान दिया जाता है, कौशल सिखाए जाते हैं, उसके बिहेवियर को बदला जाता है ताकि वो अपने वातावरण को सुधार सके। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, तो ये वाली डेफिनेशन आप इसके अंदर कर लेना। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 38 पे आप आओगे तो थोड़ी सी वो दे रखी है कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। ठीक है? जैसे कि पर्यावरण शिक्षा समस्या केंद्रित
होती है, प्रॉब्लम सेंटर्ड है ये। प्रॉब्लम सेंटर्ड क्यों है? क्योंकि भाई एनवायरनमेंट को सिक्योर रखना ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है आज के टाइम पे, कि आपका वातावरण जो है वो कैसा होना चाहिए। गाली गलौच वाला होना चाहिए, मार पिटाई वाला होना चाहिए, या एक सुकून भरा, प्यार भरा, शांति वाला, इज्जत वाला एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सेंटर्ड है, क्योंकि एनवायरनमेंट एक कंसर्न है बच्चों के लिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आप क्या डालोगे कि पर्यावरण शिक्षा अंतः अनुशासन आयाम पर आधारित है, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट, डिसिप्लिनरी का मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, सब्जेक्ट्स होता है। कि एनवायरमेंटल एजुकेशन जो होती है बेटा, ये अलग अलग सब्जेक्ट के जरिए से इस चीज को दिया जाता है। साइंस से, मैथ से, ईवीएस से, इंग्लिश से, हिंदी से, कि हमें हमारे पर्यावरण को कैसे सुधारना है। क्योंकि मॉरल वैल्यूज तो हमें हर सब्जेक्ट में मिल जाती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी है। इसके अंदर मूल्यों का अभिविन्यास किया जाता है, यानी कि बच्चे को संस्कृति और वैल्यूज सिखाई जाती है। ठीक है। पर्यावरण शिक्षा से समुदाय का भी अभिविन्यास होता है, यानी कम्युनिटी के बारे में भी बच्चा सीखता है। कम्युनिटी को कभी भी आपने बेटा वर्ग से नहीं जोड़ना है, एरिया से जोड़ना है। ठीक है। यानी जिस एरिया में आप रहते हो वो आपकी कम्युनिटी है। एरिया को, कम्युनिटी को कभी भी किसी जात पात से नहीं जोड़ना है हमें। ठीक है। इसके बाद पर्यावरण शिक्षा भविष्य की ओर उन्मुख होता है, फ्यूचरिस्टिक है ये। आप अपना एनवायरनमेंट अच्छा करोगे तो कल आप अपने बच्चे को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाओगे। ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं कि ये एक फ्यूचरिस्टिक है। इसके बाद बेटा आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है। इसके सिद्धांत क्या बनेंगे? पहला सिद्धांत, कि जब आप वातावरण की शिक्षा के बारे में पढ़ा रहे हो तो उसमें टोटलिटी होनी चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए बेटा। मतलब कि बच्चे को हर एक एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाओ, फिजिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर एक एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाओ ताकि बच्चे में टोटलिटी आए। ठीक है। कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतर। ये नहीं कि बस थोड़ा सा पढ़ाया और छोड़ दिया। ठीक है। प्राथमिक स्थाल्य, यानी कि आपके प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक आप इस चीज के बारे में पढ़ाओ। ठीक है। इसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक हो गया स्कूल में, अनौपचारिक हो गया बच्चे के घर में। ठीक है। दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ। इसके बाद इसका जो अप्रोच है वो इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उनके जरिए से इसको पढ़ाया जाना चाहिए। फिर आप इसमें और क्या बता दोगे? पार्टिसिपेशन, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करिए कि वो पार्टिसिपेट करें इसकी अलग अलग एक्टिविटीज़ में। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता जिसको बोला जाता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए क्या करना है, बच्चों के अंदर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग ये डेवलप करनी होगी, तभी बच्चा समझ पाएगा कि मुझे मेरा वातावरण कैसे सुधारना है। ठीक है। टीचिंग, तो अलग अलग पर्यावरण को समझाने और क्लियर करने में टीचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं को के ठोस समाधान के लिए अंतः अनुशासन आयाम का उपयोग करना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को लेना चाहिए। ठीक है। ये इसके प्रिंसिपल हो गए। अब आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड लिमिटेशन। पेज नंबर 40 पे आ जाएंगे, 40 पे। अभी हमारा ये एक ही क्वेश्चन चल रहा है ईई का, एनवायरमेंटल एजुकेशन का। ठीक है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ईई।
ओके, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस बता देंगे कि भाई क्या ज़रूरत है इसकी। एक मिनट। सबसे पहला तो यही आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। भाई जब प्रकृति के बारे में, जब अपने वातावरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो मेरे और मेरे वातावरण के बीच में एक संबंध बनेगा। ठीक है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगी, मैं उसको अच्छा करने की कोशिश करूंगी कि मेरे आसपास जो है अच्छी चीजें हों, जिनसे मेरे ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़े, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आए। ठीक है, मेरी नॉलेज बढ़े। इसके बाद इंटर रिलेशन एंड इंटर डिपेंडेंस। तो मनुष्य और पर्यावरण जो है, इनके बीच में एक इंटर रिलेशन होता है, एक इंटर डिपेंडेंस होता है। मुझे जो शिक्षा मिल रही है, मुझे जैसा खाना पीना मिल रहा है, मुझे जैसे लोग मिल रहे हैं, वही मेरे बिहेवियर को इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, और उसी से ही मेरा विकास होगा, उसी तरीके का। मैं अगर एक गाली गलौच वाले वातावरण में रहूंगी, तो मैं भी वही सब सीखूंगी और मुझे वो बुरी भी नहीं लगेगी। पता है, मैं अगर अगर मेरे घर में मान लीजिए एक बच्चा है, उसके घर में सब लोग चोरी करते हैं, तो वो बच्चा भी चोरी सीखेगा और उसको वो चोरी करना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसके लिए नॉर्मल बात है, उसको वही एनवायरनमेंट मिला है। तो इंटरडिपेंडेंस हो जाती है, इंटर रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है, इसके बाद अवेयरनेस। एनवायरमेंटल एजुकेशन के ज़रिए से हम जागरूक होते हैं, हमें समझ आता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है, एनवायरनमेंट की नॉलेज हम हासिल कर पाते हैं कि कौन सा एनवायरनमेंट जो है उसमें क्या ज्ञान हासिल हो सकता है, अलग अलग एनवायरनमेंट है। ठीक है, उसमें हमारी क्या भूमिका है, क्या हमारे कर्तव्य बनते हैं। एक एटीट्यूड डेवलप होता है अच्छा, जब हम एजुकेशन लेते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, और इसमें बता देना, स्किल्स डेवलप होती हैं अलग अलग। ठीक है, इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं। इसके बाद इसमें क्या चीज़ है ये, रिलेशनशिप स्कोप, लिमिटेशन वाला काम गया। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आएगा स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये बेटा पेज नंबर 42 पे देखो, नीचे सबसे। तो देखो, एनवायरनमेंट क्या है, ये एक बहुत बड़ा टर्म है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बायोटिक, ए बायोटिक, जो हमारे जीव निर्जीव जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन लाइफ जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके अंदर इफेक्ट हो रही होती है। तो स्कोप जो है एनवायरनमेंट का वो बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर एनवायरनमेंट का स्कोप बड़ा है बेटा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एनवायरमेंटल एजुकेशन का स्कोप भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंदर भी वो सारे कंपोनेंट्स आएंगे जो हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। अभी कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज, यानी वही सारी चीजें जो हमें ईवीएस में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके की होती हैं, आपकी मैन मेड होती हैं, पर्सन मेड होती हैं। ठीक है, और एक होती है हमारी नेचुरल। ठीक है, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंदर भी यही सिखाया जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, इनका कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना, एफिशिएंटली इनको यूज़ करना। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में पहला इंपॉर्टेंस यही होता है कि किस तरीके से सॉइल, एयर और जो भी हमारी कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जितनी भी हमें चीज़ें मिल रही हैं प्रकृति से, उनको किस तरीके से बचाया जाए। वाइल्ड लाइफ हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा चीज जो हमें पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में।
फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर हमें क्या पढ़ाया जाता है कि जो हमारा खाना आता है वो क्या है, एक प्रकृति से आया है। ग्रेन्स वगैरह जो भी हम खाते हैं ये प्रकृति से आते हैं, तो हमें इनको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। फूड का जो सप्लाई है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आ जाते हैं। जब हमारा खाना जो बन के आ रहा है बेटा वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों से आ रहा है बन के, ठीक है। सॉइल, एयर, वाटर हमारे क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स, इनका भी रोल है खाना बनाने में, ठीक है। और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लो, एनिमल्स ले लो, इनका भी रोल है, ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए खाना बनाने में, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में हमें इनके बारे में भी पढ़ाया जाता है, फूड को रिसोर्स करना, फूड कंजर्वेशन करना, ठीक है। हमें न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ाया जाता है जिसके अंदर हमें कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, रफेज, वाटर, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बैलेंस डाइट हो गया, मैल न्यूट्रिशन हो गया, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। इससे हम एनवायरमेंटल एजुकेशन भी हासिल करते हैं। फिर पॉपुलेशन एजुकेशन, जनसंख्या। तो पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट जो है बेटा ये दोनों आपस में बहुत गहरे तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ती है तो हमारे वातावरण पे भी प्रभाव पड़ता है। हम सब जानते हैं कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा वो नेचर की चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन के बारे में हमें पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। पॉल्यूशन, पॉपुलेशन बढ़ता है तो उससे पॉल्यूशन भी बढ़ता है, चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो इस तरीके से हम एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर लें। और हमें पोल्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है, अलग अलग चीज़ों से जो पोल्यूशन होते हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ठीक है। अलग अलग पोल्यूशंस के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। तभी हम ये समझ पाते हैं कि इन चीज़ों पे हमें रोक लगानी है ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूटेड ना हो, गंदा ना हो। इसके बाद हमें हेल्थ और हाइजीन के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। कि करिकुलम में एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंदर कोई भी पर्सन, फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं क्योंकि ये सब जो है हमारे वातावरण को इफेक्ट करती हैं। अगर मैं गंदे एरिया में रह रही हूँ, स्लम एरिया में रह रही हूँ, तो मेरी हेल्थ खराब होगी, ठीक है। मैं एक अच्छी साफ हवा वाले, साफ पानी वाले एनवायरनमेंट में रह रही हूँ तो मेरी हेल्थ उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। तो ये कुछ इसके स्कोप्स आते हैं आपके। इसके बाद आता है इसमें पेज नंबर 44 पे आओ। पेज नंबर 44 पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं हम इनकी संरक्षण करें फॉर फ्यूचर जनरेशन। आने वाली पीढ़ी के लिए आज की रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वो आने वाली पीढ़ी के काम आ सके, खत्म ना हो जाए, ठीक है। जैसे कुछ रिसोर्सेज हमने खत्म कर दिए पहले इस्तेमाल करके, आने वाली पीढ़ी के लिए वो बची ही नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज किया जा रहा है। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन की क्या उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? तो पहली चीज़ कि क्लासरूम के अंदर टीचर और स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में बेटा एक रिलेशनशिप बनता है जो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीकों का होता है, ठीक है। जब वर्बल और नॉन वर्बल एक रिलेशनशिप बनता है तो बच्चा इससे नए नए एक्सपीरियंसेस हासिल करता है, ठीक है। और जब वो नए नए एक्सपीरियंस हासिल करता है तो उसके अंदर एक डिज़ायर पैदा होती है जिससे कि वो बिहेवियर को, उसके बिहेवियर में चेंज आता है, बदलाव आता है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन। जब हम उसको पढ़ाते हैं कि भाई तेरे को तेरी फिजिकल रिसोर्सेज जो है, फिजिकल रिसोर्सेज क्या है, लैंड, एयर, वाटर, ठीक है, इनको संरक्षित करना है तो बच्चा इनको संरक्षित करने के बारे में सोचता है, कहीं भी कूड़ा नहीं फेंकेगा, पानी वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बच्चा फिर चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, ठीक है। बिजली सही तरीके से इस्तेमाल यूज़ करना शुरू कर देगा। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन,
बच्चा पोल्यूशन रोकने की कोशिश करेगा, ये उद्देश्य है कि भाई पोल्यूशन रोकना है। एनवायरनमेंट के लिए प्लान करना और कॉन्शियस रहना, कॉन्शियसनेस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। वातावरण के प्रति आपने जागरूक रहना है, कॉन्शियस रहना है, ये ऑब्जेक्टिव्स है ईई के। ठीक है, अब इसमें नीचे दे रखे हैं स्टेप्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने अभी आपको बताया, तो कैसे होगा? सबसे पहले तो आप जो रिसोर्सेस कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, उनका कंजम्पशन कम करो। बहुत ज़्यादा हर एक नेचुरल रिसोर्स, बहुत ज़्यादा कोयला जलाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेल यूज़ किए जा रहे हैं, इस चीज़ को कम करना है। ठीक है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको रीयूज़ करो, जैसे कागज़ हो गया। ठीक है, जो भी चीज़ें इस्तेमाल दोबारा इस्तेमाल हो सकती है उनको दोबारा इस्तेमाल करो। जो चीज़ें दोबारा रिसाइकल हो सकती हैं उनको रिसाइकल करो। ठीक है, जो आपका RRR चलता है ना, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, वो करना है। अब ये स्टेप्स फॉलो करने से क्या होगा कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म होने से रोक पाओगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन रोक पाओगे। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में वही ऑब्जेक्टिव्स लिख देना जो अभी ई वाले लिखे हैं तुमने। ठीक है, फिर इसमें पेज नंबर 46 पे आ जाओ। पेज नंबर 46 पे आओ। रोल, बेटा पानी देना मुझे। फंक्शन ऑफ स्कूल इन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्कूल का क्या रोल है बेटा ये सब करवाने में, प्रकृति को बचाने में? ठीक है, तो दो फंक्शन होते हैं स्कूल के, जैसे कि आपकी बुक में दे रखे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फंक्शन। ये क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत आता है। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये 5 मार्क्स में बहुत आता है आपका। ठीक है, तो दो फंक्शन होते हैं, पहला होता है इंटरनल रोल। ठीक है, इंटरनल रोल में आप क्या क्या बता दोगे कि अलग अलग स्कूल लेवल पे अलग अलग एरिया में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के काम किए जाते हैं। जैसे कि हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है स्कूल्स के अंदर। ठीक है, 21 जून को वर्ल्ड वाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 3 अक्टूबर को वर्ल्ड नेचुरल डे सेलिब्रेट किया जाता है। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। ये सब क्यों मनाया जा रहा है बेटा? बच्चों को अवेयर करने के लिए कि तुम्हें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। ठीक है, दूसरा, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट और स्कूल लेवल पे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की जाती है, जैसे कि वन महोत्सव करना, प्लांट्स लगाना। ठीक है, कहीं नुक्कड़ नाटक करके कहीं सफाई करना। इसके बाद बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर उनके सिलेबस के अंदर डाला जाता है कि वो किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, उनकी बुक्स में ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं। फिर रिसर्च,
रिसर्च करवाई जाती है बच्चों से कि किस तरीके से वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, और ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है अलग अलग ऑर्गेनाइज इसको पब्लिक के द्वारा, पब्लिक के लिए अलग अलग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है। सेमिनार्स कराए जाते हैं, वर्कशॉप कराई जाती हैं, जिससे टीचर और बच्चे सीखें पर्यावरण को सुरक्षित रखना। और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं? स्कूल के अंदर हो रहे हैं। तो ये इंटरनल रोल हो गया इसका। बाहरी रोल क्या है स्कूल का? एक्सटर्नल वे में ये क्या कर रहा है? एक्सटर्नल रोल में आप क्या बताओगे? क्लीनलीनेस प्रोग्राम चला देते हैं स्कूल वाले। ठीक है। क्लीनलीनेस प्रोग्राम के अंदर जैसे शहर, गांव, स्ट्रीट, कि भाई ये साफ करना है। ठीक है। इसके बाद बच्चों को अलग अलग मेथड शो करना, टूरिज्म और एनवायरनमेंट के लिए डिफरेंट मेथड शो करना, जिससे बच्चे सीखेंगे कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को साफ रखना है। ठीक है। विलेजर्स को वेस्ट लैंड के बारे में बताना कि जो ज़मीन आपकी वेस्टेड हो गई है उसको किस तरीके से आप वापस से यूज़ कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। ठीक है। स्लोगन्स और पिक्चर्स लगा के सड़कों पे, रोड्स पे, होर्डिंग्स पे, प्लांटेशन प्रोग्राम चला के कि भाई इतने इतने प्लांट्स हम लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। वन महोत्सव सेलिब्रेट करके, ये एक्सटर्नल रोल है स्कूल का। ओके। इसके बाद अगेन आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल फंक्शन है। फॉर्मल को इंटरनल कर देना, इनफॉर्मल को एक्सटर्नल कर देना। ठीक है। फिर आपकी क्लास वो दे रखी है एक्टिविटीज कुछ, ये कुछ खास है नहीं ऐसा। इम्पैक्ट ऑफ स्कूल ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ये भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है इतना। लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट ये वगैरह, स्कूल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये दोबारा रिपीट हो रहा है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस वाला देखो इसमें आपका एक्सटर्नल इंटरनल फंक्शंस मैंने आपको अभी बताए। ठीक है। फिर पेज नंबर 49 पे फॉर्मल इनफॉर्मल दे रखा है, उसको आपने एक्सटर्नल इंटरनल ही कर देना है। ठीक है। फिर ये कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं आपकी थॉमसन ब्रोबकर वाली, ये आता नहीं है, कब अभी तक तो नहीं आया है। ठीक है। इसके बाद आपका पेज नंबर 53 पे आओगे तो इम्पैक्ट ऑफ स्कूल ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, तो वही चीज़ है, स्कूल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरमेंटल डेवलपमेंट पे, तो बच्चा अलग अलग चीज़ें सीखेगा, यही बता देना रोल ऑफ स्कूल वाला। इसके बाद पेज नंबर 54 पे आओ, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये क्वेश्चन भी बेटा आया नहीं है अभी तक, इसको बस पढ़ लेना। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट जो है उसके अंदर क्या है कि देश की विकास की प्रक्रिया के लिए, उसको बनाए रखने के लिए एनवायरनमेंट को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। प्रशासन के लिए ये ज़रूरी है कि वो अच्छे अच्छे ऐसे उपाय लेकर आए जिससे हम पर्यावरण को बचा सकें, उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाए, पर्यावरण प्रबंधन के अलग अलग पक्षों को देखभाल किया जाए, पोल्यूशन कंट्रोल किया जाए, इको रिस्टोरेशन हो। ठीक है। ऐसे काम कराए जाएं, और लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट में कानून बनाए जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में आपने बताना है कि सरकार को इस तरीके के नियम बनाने हैं, सॉरी, देश के विकास के लिए प्रशासन को इस तरीके के कदम उठाने हैं कि उसमें एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। और लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट में बेटा आपने बताना है कि ऐसे कानून डाले जाएं संविधान के अंदर जिसमें लोग पर्यावरण या एनवायरनमेंट को कोई भी तरीके की हानि ना पहुंचा सके। ठीक है। जैसे कि भारतीय संविधान की धारा 48 ए और 51 ए में डाला गया है कि पर्यावरण संरक्षण करना है। ठीक है। इसमें पर्यावरण संरक्षक प्रत्येक व्यक्ति एवं राज्य का
कर्तव्य है। एनवायरनमेंट को बचाना हर एक इंसान और हर एक आदमी, हर एक स्टेट का वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धारा 51 ए में क्या बोला गया है कि ये हर एक सिटीजन की ड्यूटी है कि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे। इसके अंदर जंगल, लेक, नदी, तालाब, वाइल्ड लाइफ सब आ जाता है। ठीक है। फिर आपका 55 पेज पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रोल पूछ रखा है, तो पहले इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है वो बता देना। क्या स्टेप्स करोगे, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है, ये बता देना। इसके बाद पेज नंबर 57 पे आओगे, एनवायरमेंटल एजुकेशन की विशेषताएं। तो अभी तक जितना एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ा है वो सारा बता देना। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, तो वही कि भाई पर्यावरण के बारे में जागरूक कैसे होंगे, पेज नंबर 58 पे है कि जो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है, पौधे, जानवर, मनुष्य, इनके बीच में आपस में एक रिलेशनशिप होता है, एक इंटरडिपेंडेंस होता है, इसको पहचानना जरूरी है। ठीक है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए इंसान जो है वो ग्रुप वर्क में काम करे। ठीक है। पर्यावरण के अंदर मानवीय सामग्री, स्थान, समय और रिसोर्सेज को पहचाना जाए। अलग अलग रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीके से यूज किया जाए, एफिशिएंटली यूज किया जाए, ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए खत्म ना हो। नेचुरल रिसोर्सेज के उपयोग के लिए निर्णय लेना, उनको महत्व को समझना, इसमें लोग और कम्युनिटी दोनों का रोल होता है, दोनों को इसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है। ये आपकी यूनिट 1 जो है खत्म हो गई है। यूनिट 2 हम कल स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 में बहुत सारे टॉपिक्स आपके रिपीटेड है, वो मैं आपको बार बार नहीं पढ़ाऊंगी, जो मैं आपको पहले से पढ़ा चुकी हूँ, तो वो फटाफट फटाफट होता चला जाएगा। ठीक है। पर यूनिट 2। हाँ बेटा पूछो। कुछ फिर से बोलना। इंग्लिश मीडियम बुक क्या तुम्हारी? हाँ तो तभी तो मैं बेटा इंग्लिश में लिख के पढ़ाती हूँ हिंदी मीडियम बुक से। ये जो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, मैं हिंदी मीडियम बुक से इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि पेपर जो बनता है वो हिंदी की मीडियम की बुक से बनता है। इंग्लिश मीडियम टॉपिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स नहीं मिलते, इसीलिए मैं हिंदी मीडियम की बुक से पढ़ के इंग्लिश में लिख के पढ़ाती हूँ, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आसानी हो जाए। समझे? तो जब आप पेपर, बेटा मैं नोट्स भेज देती, इसके मेरे पास बने हुए हैं, लेकिन ना मेरा फोन ढंग से काम नहीं करता। मैं व्हाट्सएप वगैरह सब अपने लैपटॉप से चलाती हूँ। हाँ आपने किया था, बट मैं पढ़ के ना भूल गई, मैं बताना भूल गई। मेरा फोन बिल्कुल काम नहीं करता, वो इतनी जल्दी हैंग हो जाता है अगर मैं पीडीएफ बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं सारा काम पता है व्हाट्सएप से करती हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैं सब अपने लैपटॉप पे चलाती हूँ। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है लैपटॉप पे काम करने में, वरना मैं नोट्स दे देती। मेरे घर में कोई नहीं है बेटा, मैं अकेली रहती हूँ। मैं मैं अकेली इंसान हूँ, बस मेरा बच्चा है और कोई है नहीं। तो मैं किसका फोन लूंगी? मैं कोशिश करूंगी, ठीक है, मैं देखती हूँ अगर हो पाता है तो मैं दे दूंगी। बाकी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये जो क्लास के अंदर मैं ये नोट्स भेजती हूँ आपको, इसको देख लिया करो, क्योंकि इसीलिए मैं इंग्लिश में लिखती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन का आंसर मैम ने समझाया है। ठीक है। और बाकी वीडियोस तो मैं यूट्यूब पे डाल ही रही हूँ, पेपर से एक दिन पहले वीडियोस देख लेना तो आपको और याद हो जाएगा कि क्या करना है। ठीक है। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? फिर से बोलना हर्षा। हाँ मैं भूल गई होंगी, भेज देती हूँ अभी। फिर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो उनकी बुक है ना, बिल्कुल उसको पढ़ लो थॉरोली, बहुत आसान भाषा में है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसीलिए इंग्लिश मीडियम का मैं हिंदी मीडियम से आपको समझाती हूँ लिख लिख के, और इंग्लिश में लिख के समझाती हूँ मैं। ठीक है।